शराब घोटाला एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। वजह आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार शरद चौहान का ऑडियो क्लिप है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब घोटाला पार्टी फंड के लिए किया गया और ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का ही बनाया हुआ प्लान था। अब यही ऑडियो क्लिप केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में अहम सबूत बनने जा रहा है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद चौहान का ऑडियो क्लिप जारी करते हुए सनसनीखेज दावा किया था। पार्टी ने एक ऑडियो को जारी करते हुए बताया था कि नरेला के सिटिंग विधायक शरद चौहान किसी बात को करते हुए बता रहे हैं कि कैसे शराब घोटाला को अंजाम दिया गया। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऑडियो क्लिप की कॉपी के लिए कांग्रेस से संपर्क करने की योजना बना रही है। ईडी सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने ऑडियो क्लिप को सुना, जिसमें शरद चौहान कथित तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने विवादास्पद शराब नीति के कार्यान्वयन को लेकर उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से इस पर आगे बढ़ी। इससे केजरीवाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की संभावित पुष्टि हो सकती है। एजेंसी सूत्रों ने कहा कि इसकी प्रामाणिकता का सत्यापन होने पर हम इसे मुकदमे के दौरान आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि क्लिप में नरेला से 2 बार आप विधायक रहे शरद चौहान ने पार्टी टिकट पर फिर से चुनाव वो लड़ रहे हैं और दावा किया कि उन्होंने शराब नीति के बारे में अपने आशंकाएं मनीष सिसोदिया को बताई थीं, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे और शराब नीति के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष थे। उन्हें कथित शराब घोटाला के सिलसिले में ईडी ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था। क्लिप के अनुसार चौहान ने दावा किया कि जब केजरीवाल के प्रभावशाली सहयोगी विजय नायर शराब नीति की फाइल सिसोदिया के पास लेकर आए थे, तब उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे शहर भर में शराब की दुकानें बढ़ जाएंगी। हालांकि सिसोदिया ने उनकी चिंता को दरकिनार करते हुए कहा कि पार्टी को दिल्ली के बाहर गोवा, गुजरात और पंजाब सहित अन्य स्थानों पर अपना आधार बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां चुनाव होने वाले हैं। ये बात कांग्रेस ने चौहान के हवाले से कही। ईडी के सूत्रों ने कहा कि अगर क्लिप सही पाई जाती है और हमारे पास मौजूदा सबूतों की सीमा को पूरा करती है तो हम इसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उल्लेख कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप में चौहान ने यह भी कहा था कि सिसोदिया ने उन्हें भी इसमें शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। क्लिप में शरद चौहान को यह कहते सुना जा सकता है कि अगर मैं इसमें शामिल होता तो मैं भी उनकी तरह जेल गया होता। इतना ही नहीं, इस छोटे से क्लिप में शरद चौहान ने यह भी कहा कि अभी जो पंजाब से पैसे आ रहे हैं वह भी शराब का ही पैसा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाने जाने के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। वजह यह कि ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल का चुनावी प्रबंधन पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि सुरक्षा की आड़ में पंजाब पुलिस के जवान ही नई दिल्ली सीट का पूरा चुनावी तंत्र संभाल रहे थे और इसी वजह से बौखलाए भगवंत मान ने आयोग को पत्र लिखकर उनके कन्वीनर केजरीवाल की सुरक्षा में दोबारा से पंजाब पुलिस की सुरक्षा बहाल की जाने की मांग कर डाली। सीएम मान रहे हैं कि 15 जनवरी को पंजाब पुलिस को अरविंद केजरीवाल पर हमला करने को लेकर इनपुट्स मिले थे। दिल्ली पुलिस के साथ ये साझा भी किया गया था। लगातार केजरीवाल पर हमले को लेकर इनपुट्स मिल रहे हैं और ये साझा करने के बावजूद पहले गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और उसके बाद आयोग ने केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटवा दिया। सीएम मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने 15 जनवरी से अब तक अरविंद केजरीवाल पर कई जानलेवा हमले की कोशिशों को नाकाम कर दिया, इसलिए उनकी सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटाया गया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीते दिनों बंगाल में पंचायत चुनाव हुए तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे फोन पर कहा उन्हें केंद्र की फोर्स पर यकीन नहीं। ममता बनर्जी ने पंजाब की पुलिस की टुकड़ी मांगी। पंजाब से बंगाल पंचायत चुनाव के लिए 5000 जवान भेजे गए थे, उनकी एवज में शुल्क भी लिया गया था। सीएम ने केंद्र पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बन गई है और ऊपर से दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली चुनाव में किसी भी सूरत में ये चुनाव जीतने हैं। सीएम मान ने कहा कि उन्होंने पत्र के जरिए न केजरीवाल की सुरक्षा को तैनात पंजाब पुलिस की तैनाती को बहाल करने के लिए कहा, बल्कि आयोग से ये शिकायत भी की केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में कहीं भी जा रहे हैं तो उन पर पत्थरों, डंडों से यहाँ तक कि पेट्रोल नुमा तरल पदार्थों के जरिए हमला करने के कई सबूत मिले हैं और शिकायत भी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। ऐसे में सुरक्षित माहौल के अलावा पंजाब पुलिस की तैनाती को बहाल करने का विकल्प देने की मांग की गई। असल में नियम ये कहता है कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में नेताओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। दिल्ली में आए दिन दूसरे राज्य के नेता अगर अपने साथ सुरक्षा कर्मचारी लेकर आए तो भी महज 72 घंटे तक ही ऐसा कर सकते हैं और इस दौरान भी उन्हें दिल्ली पुलिस के संपर्क में रहना होगा। लेकिन केजरीवाल के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब से करीब 300 जवान भेज दिए गए, वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल को Z+ की सिक्योरिटी दी गई है।
इस वजह से पंजाब पुलिस ने अपनी सुरक्षा वापस ले ली और इस घटना के बाद दिल्ली का सियासी पारा बढ़ गया। केजरीवाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेरे में हैं। उन्हें बतौर मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई थी, जिसे लेकर लगातार जारी रखा गया। सूत्रों के मुताबिक इस बीच पंजाब पुलिस भी सुरक्षा में लगी थी। इस पर सवाल उठने लगा कि दूसरे प्रदेश की पुलिस कैसे सुरक्षा मुहैया करवा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने जबरन केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने जब दिल्ली की झोपड़ियों में रहने वालों को पक्का फ्लैट दिया था, तब से केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहकर बीजेपी पर हमला करने लगी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली की सारी झुग्गियां उजाड़ देगी। लेकिन अब अमित शाह ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे अवैध बस्तियों में रहने वालों के साथ पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया। वजह यह कि अमित शाह ने दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्या को खत्म करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों के मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां और 3 साल के अंदर यमुना साफ करने के साथ यमुना रिवर फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में करीब 17,000 कच्ची बस्तियां हैं और इन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश पूर्वांचली हैं। मतलब कि एक ऐलान से अमित शाह ने केजरीवाल के गढ़ में बड़ा धमाका कर दिया। इस बात से बौखलाए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बीजेपी पर हमला करने लगे। अमित शाह ने 6 महीने के अंदर सील की गई 13,000 दुकानों को दोबारा खोलने का वादा भी किया। इसके अलावा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मालिकाना हक, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 17,000 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का वादा किया था, लेकिन इसमें किसी को तोड़ने या खरीदने या बेचने का अधिकार नहीं था। अब इन्हें पूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा, जिससे वह घर को पूरा तोड़कर नया बना सके और बेच सकें। इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास कर अगले 3 साल में यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। अमित शाह ने आगे कहा कि LNDO के स्वास्थ्य वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड किया जाएगा। सभी गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जो भी वर्कर्स के लिए 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 10 लाख तक का जीवन बीमा सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गिग वर्कर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप और वाहन बीमा दिया जाएगा। टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए भी ऐसा ही होगा। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख स्वरोजगार पैदा होंगे। 13,000 बसों को ई बस में बदलकर 100% ई बस सिटी बनाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हम चुनावों को काफी गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह से सफाई से झूठ बोलने वाले शख्स मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा। वो वादा करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते और फिर मासूम चेहरा बनाकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने शीश महल को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके अधूरे पड़े वादों को गिनवाया। बीजेपी ने पिछले हफ्ते दिल्ली के लिए जारी अपने पहले चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की सहायता, 500 रुपए में LPG सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने पार्टी की दूसरे घोषणा पत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर PG स्तर तक जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। घोषणा पत्र में UPSC, PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वित्तीय मदद देने का भी वादा किया गया है, जिसके तहत 2 प्रयासों तक 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। वोट के लिए अरविंद केजरीवाल किस तरह के झूठे वादे और प्रपंच करते हैं, उसका ताजा नमूना महिला सम्मान योजना है। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो अवैध तरीके से महिला सम्मान योजना का ऐलान कर दिया और कहा यह दिल्ली सरकार की योजना है, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 की जगह चुनावों के बाद 2,100 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिया। दिल्ली की महिलाओं से फर्जी फॉर्म्स भरवाए गए और बदले में एक पीला कार्ड थमा दिया गया, जिस पर केजरीवाल की तस्वीर थी। बात यहां तक होती तो भी उसे चुनावी वादा मान लिया जाता, लेकिन केजरीवाल ने महिलाओं के बैंक डिटेल, उनकी तस्वीर भी ली और बाद में सारे फॉर्म को कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया गया। कबाड़ी की दुकान से बीजेपी को करीब 30,000 फॉर्म्स मिले हैं, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं के साथ किए गए धोखे की कहानी को बताने के लिए काफी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं से भरवाए गए फॉर्म्स कचरे में फेंक दिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि लगभग 30,000 फॉर्म्स भरे हुए
तिमारपुर इलाके के कबाड़ियों के पास से मिले हैं। इन फॉर्म्स में महिलाओं की आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारियां शामिल है। सचदेवा के अनुसार इन फॉर्म्स को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सूर्य प्रकाश खत्री को एक कबाड़ी ने सौंपे। उन्होंने ये वादा भी किया कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे फॉर्म्स बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। बीजेपी के इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली और इस मामले पर पार्टी की तरफ से बोलने को कोई तैयार नहीं है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने वाली महिलाओं की निजी जानकारियां खतरे में हैं। ये जानकारी बैंक धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में इस्तेमाल हो सकती है। ये न सिर्फ गोपनीयता का उल्लंघन है बल्कि महिलाओं के साथ धोखा भी। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जनता को झूठे वादों के जरिए भ्रमित किया और महिलाओं की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने में फेल रही। सचदेवा ने कहा कि जो फॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वे असली थे और उनमें महिलाओं के पासपोर्ट साइज फोटो भी लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 2024 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का वादा भी किया था। इस योजना के तहत महिलाओं से फॉर्म भरवाने का अभियान बड़े स्तर पर चलाया गया। पार्टी ने वादा किया था कि लगभग 11,50,000 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाया था। हालांकि दिसंबर 2024 में ही दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ कर दिया था कि ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने एक दिन पहले ही शिवसेना यूबीटी को लेकर जो दावे किए थे वो लगता है कि अब सब सच होने वाला है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर भगदड़ मचने वाली है। शिवसेना यूबीटी के कई नेता, विधायक और सांसद शिंदे गुट के साथ जुड़ने की तैयारी में हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे का दावा है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता उन्हें छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन इस दावे की पोल हाल ही में खुल गई जब उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई बैठक में पार्टी के कई नेता, विधायक, सांसद आए ही नहीं। असल में बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम से कई नेताओं, विधायकों और सांसदों ने दूरी बनाकर रखी। इसके बाद ही शिवसेना यूबीटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने यह कार्यक्रम अंधेरी में आयोजित किया था, जिसके लिए कार्यक्रम में पार्टी विधायक दिलीप सोपल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले के साथ साथ सांसद संजय देशमुख, नगेश पाटिल, आतिशकर, बंधु जाधव, ओम राजे निम्बालकर और संजय दीना पाटिल भी नहीं पहुंचे। इसके अलावा पूर्व विधायक राजन साल्वी और वैभव नाइक भी कार्यक्रम में नहीं थे। साल्वी को लेकर अफवाहों का दौर तेज हो चला है कि वह यूबीटी छोड़कर शिंदे शिवसेना ज्वाइन करने जा रहे हैं। साल्वी ने भी इन अफवाहों का खंडन नहीं किया। शिवसेना और भाजपा नेता दोनों की तरफ से उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश चल रही है और इस बीच यूबीटी नेताओं का कहना है कि इनमें से तमाम नेताओं को अन्य कार्यक्रमों में शामिल होना था। उन्होंने पार्टी को पहले ही बता दिया था कि वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी नेताओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं वे शिवसेना को जानते ही नहीं हैं। राउत ने कहा यह कार्यक्रम मुंबई के लिए था, इसलिए प्रदेश के अन्य नेताओं ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसके पहले शिवसेना नेता और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यूबीटी कैंप में बड़ी भगदड़ मचने वाली है। कई बड़े नेता शिवसेना की तरफ आने वाले हैं। सामंत ने यह भी दावा किया कि 4 यूबीटी विधायक और 3 सांसद जल्द ही शिवसेना से जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सामंत ने यह भी कहा कि 4 कांग्रेस विधायक भी शिंदे शिवसेना का दामन थामने वाले हैं। उदय सामंत ने आगे कहा कि बाला साहेब के बारे में जो अच्छा बोलेगा उसका हम समर्थन करेंगे। रत्नागिरी में जो कार्यक्रम मेरा है वहां के यूबीटी के 90% पदाधिकारी हमारे साथ काम करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और रत्नागिरी के 2-3 पूर्व विधायक भी हमारे साथ आएंगे। उनकी चर्चा माननीय एकनाथ शिंदे साहिब के साथ और बाद में वो आएंगे। उदय सामंत के मुताबिक आने वाले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस और उद्धव शिवसेना कुछ बड़े नेता महायुति में शामिल होने जा रहे हैं। उदय सामंत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के 4 विधायक और कांग्रेस के 5 विधायक महायुति में आने वाले हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे के 3 सांसद भी शिवसेना यूबीटी का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि उदय सामंत ने विधायकों और सांसदों का नाम नहीं बताया। शिवसेना के वरिष्ठ पूर्व विधायक राजन साल्वी रत्नागिरी में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में साल्वी राजापुर विधानसभा क्षेत्र से शिंदे सेना के उम्मीदवार किरण सामंत से हार गए थे। साल्वी ने चुनावी मैदान में शिवसेना यूबीटी नेताओं पर उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था और इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी को चेतावनी दी कि अगर वे और उनकी पार्टी महायुति की आलोचना करना बंद नहीं करते तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास मौजूदा 20 में से केवल 2 विधायक ही बचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के द्वारा पिछले साल विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को करारा जवाब दिया गया था और अब उनके लिए आत्ममंथन करने का समय आ गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।